Once again, good morning to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. I am Engineer Kumar Harshvardhan and I have been taking your class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan Khagariya Main School, one of the best schools in the district. We don't only say it, but we have proved it and we will be proving it in the coming years too. So today we will be studying the Constitution of India, chapter number 24 of class 8. Till now we have discussed about the various issues, that is the making of the Constitution. How did the Constitution come into being? Constitution किस तरह से बना और सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सेक्युलरिज्म क्या होता है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है और किस तरह से जो है इसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसका दुरुपयोग करती हैं. फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल राइट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है. और हम फिर फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे. फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, जो है पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, है ना, जो अपना रिलीजन आप चाहे वो कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन, है ना. ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो दुनिया में हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है. ईश्वर भी चाहे तो हमसे ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते हैं. ठीक है, तो हमने इसमें राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया था. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द राइट टू फ्रीडम इन द आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22. तो राइट टू फ्रीडम किसमें किसमें है हमारा, राइट टू फ्रीडम किसमें किसमें है हमारा, किस किस आर्टिकल में आता है. ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. किस किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22. इन चारों आर्टिकल में जो है क्या आता है हमारा राइट टू फ्रीडम आता है. मतलब जो हमें हमारी फ्रीडम देता है, हमारी छूट देता है कि हम अपने देश में अपने देश का सिटीजन होके, है ना. और इन सब भी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए क्या होना चाहिए, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. आप इस देश के नागरिक होने चाहिए. यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. इस देश के आप नागरिक होने चाहिए. अगर आप इस देश के नागरिक नहीं है तो आप पे जो है ये जो है राइट टू फ्रीडम जो भी आपका है और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप पे लागू नहीं होते हैं. उसके लिए आपको आपकी नागरिकता होनी चाहिए. और आपकी नागरिकता होने के लिए जो बेसिक नीड है वो ये है, या तो आप इस देश में जन्म लिए हो, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, है ना. दूसरा, इफ योर मदर और फादर और मदर एंड फादर बोथ आर इंडियंस, मतलब दोनों भारत में ही पले बड़े हैं. या फिर इफ योर ग्रैंडफादर वाज एन इंडियन सिटीजन, या तो फिर आपके ग्रैंडफादर जो है वो भी अगर एक इंडियन सिटीजन है तो भी जो है आपको भारत की नागरिकता मिलती है. और सबसे बड़ी बात है भारत में, यू कैन नॉट हैव डुअल सिटीजनशिप फॉर इन इंडिया. मतलब कि मान लीजिए ये इंडिया है और ये कोई दूसरा देश है, मान लीजिए लंदन, मान लीजिए यूके है. ठीक है, आप इस दोनों देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं. अगर आप भारत की नागरिकता रखते हैं तो आपको लंदन की नागरिकता छोड़नी होगी, है ना. कई देशों में है आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं. डुअल सिटीजनशिप मतलब है आप 2 जगह की नागरिकता रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में जाएंगे तो कनाडा की भी आप नागरिकता रख सकते हैं, दूसरे देश की भी आप नागरिकता रख सकते हैं. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. भारत में ऐसा है कि अगर आपने भारत की नागरिकता ली हुई है तो आपकी दूसरी देश की नागरिकता जो है आप नहीं रख सकते हैं. अगर आपने दूसरी देश की भी नागरिकता रखी हुई है तो आपकी ये नागरिकता जो है नल एंड वाइड हो जाएगी, मतलब ये बेकार हो जाएगी. फिर भारत की नागरिकता आपको नहीं रहेगी, है ना. तो इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है आपको, है ना. सिंगल सिटीजनशिप है. सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक ही नागरिकता हो सकता है. बल्कि कई सारे देशों में जो है डुअल सिटीजनशिप भी होता है. डुअल सिटीजनशिप भी होता है कई सारे देशों में, जहां आप 2 देशों की नागरिकता रख सकते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द राइट टू फ्रीडम गिवन इन द आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22. द राइट टू फ्रीडम गिव्स द फॉलोइंग 6 फ्रीडम. अब ये क्या क्या देता है, 6 फ्रीडम देता है. पहला क्या आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन to enable an individual to participate in public activities. Freedom of expression includes freedom of press.
सो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि आप जो चाहे अपने मन का बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपने देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। बिहार में तो मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज का नाम गिना दूंगा जो करती है, अमूमन सारी बिहार की जो है लोकल पार्टियां करती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको जो है आप अपने ढंग से बोल सकते हैं, लेकिन बिना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हुए और बिना किसी के बारे में किसी के निजी जीवन के बारे में के अंदर आप नहीं बोल सकते हैं, के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। उसके अलावा जो आप चाहे तो बोल सकते हैं, है ना, जो आपको सही लगता है वो बोल सकते हैं, लेकिन किसी के निजी जीवन के बारे में, किसी के व्यक्तिगत किसी के रूप के ऊपर या फिर किसी को ठेस पहुंचाने के लिए इन सभी चीजों का आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको राइट्स नहीं दिया हुआ है, और बाकी सभी आपके पास राइट्स हैं कि आप विरोध कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं कर सकते। आपने देखा है यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट ने सब पे फाइन लगाया है, सबसे वसूला है पैसा। जिन लोगों ने भी पब्लिक प्रॉपर्टी का बर्बाद किया, जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, आप जनता की प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप बर्बाद नहीं कर सकते। आपको धरना देना है, आपको प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्वक सब कुछ कर सकते हैं, ये सब आपके हक में है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। मतलब जैसे अखबार लोग को है, उन लोगों को क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब वो प्रेस में जो है वो लोग छाप सकते हैं। उनको अगर लगता है कि नहीं ये खबर ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, यहाँ पे यह गलतियां हो रही है, इसमें सुधार होनी चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग उसको छापते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, सरकारी तंत्रों तक ये पहुंचे और इसमें सुधार हो। लेकिन वो भी जो है किसी को ऐसे ही डिफेम नहीं कर सकते हैं, किसी के विरुद्ध ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, अन्यथा उनके पास पुख्ता उसके खिलाफ सबूत हो, है ना। और वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि कौन गलत है या कौन सही है ना, वो डिसाइड नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल ले लीजिए, कन्हैया कुमार ने अगर नारा लगाया है वहां पे अपने जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होगा, है ना, तो ये कौन डिसाइड करेगा? हम लोग जो है हम सिर्फ इसे लिख सकते हैं, जो प्रेस वाले इसे लिख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसे डिसाइड कौन करेगा? इसे डिसाइड करने का काम जो है हमारे देश की कोर्ट्स करेगी, है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, है ना। और इसकी एविडेंसेस कौन प्रोवाइड करेंगे? वो दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जेएनयू दिल्ली में है, तो दिल्ली पुलिस का वहां पे चलता है, तो वहां पे जो है दिल्ली पुलिस जो है इसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ आपको सभी फाइल्स सभी रिपोर्ट्स दर्ज करेंगी, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जहां पे भी है उसकी केसेस चलेंगी, और वहां से जो है उसे डिसाइड होगा कि क्या इसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसने क्या क्या गलतियां की हैं या नहीं की हैं, है ना। इन दोनों फैक्टर्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हम और आप इस पे डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। और जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है ना। जब तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना। तो इसमें क्या है कि आप बिना किसी बंदूक के, गोली के, बिना किसी ऐसे तंत्र के जिससे कि लोगों को हानि पहुंचे, उसके बिना आप कहीं पे भी जो है असेंबल कर सकते हैं, कहीं पे भी जो है आप 10, 15, 20, 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास कोई गोली, बंदूक ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम्स होती है तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 144 लगता है। कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 144 लगता है। इसमें क्या है कि आप भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर, फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में जो है एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, प्राइवेट इंडियन सेंट्रल स्कूल में बोर्ड एग्जाम्स का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या धारा 144 लगी हुई होती है, उसका मतलब है कि आप वहाँ पे 3, 4, 5 लोग जो है इकट्ठे खड़ा नहीं हो सकते, है ना। लेकिन उसके अलावा जो है कुछ चीज़ों को छोड़ के, जो बहुत संगीन चीज़ें हैं, उसके अलावा जो है हमारे देश में हमें छूट है कि हम जहाँ चाहें, आप चाहें तो आप एक पार्टी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना रैली निकाल सकते हैं ना, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास
कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को हानि पहुंचे। ठीक है। तीसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस विच मे बी एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट पीसफुली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएंगे तो वहां पे यूनियंस होते हैं। आप मिल्स में जाएंगे, जैसे कि कॉटन मिल्स हो गया, सिल्क मिल्स हो गया, वहां पे क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन मतलब कि कई सारे लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करके, कई सारे लोग होते हैं और उनको इकट्ठा, उन सभी को इकट्ठा करके एक यूनियन बनाया जाता है। उसका एक हेड होता है, फिर एक उसका उसका एक जो है मेन हेड होता है, फिर एक उससे नीचे वाला हेड होगा। तो ऐसे ऐसे जो यूनियंस बनाए जाते हैं ताकि वो आप लोगों की इंटरेस्ट को देख सके। अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पे अगर अत्याचार करने का सोच रही है तो वो यूनियन रहता है, वो उसे मदद करता है। वो यूनियन इसलिए नहीं है कि वो उसका गलत फायदा उठाए, बल्कि वो यूनियन इसलिए है कि वो उसे मदद कर सके, उसके बुरे वक्त में जो उसे मदद कर सके। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दो reasonable restrictions can be imposed on movement and traveling in extreme conditions like in the case of epidemic. Freedom to move freely throughout the territory of India, आप सभी को ये फ्रीडम, ये पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप लोग जहां भी चाहे, जिधर भी चाहे रह सकते हैं, जहां भी चाहे वहां काम कर सकते हैं, है ना। जहां भी चाहे रह सकते हैं, जहां भी चाहे आप काम कर सकते हैं, और जहां भी चाहे आप घर खरीद सकते हैं, जहां भी चाहे आप जमीन खरीद सकते हैं, जहां भी चाहे आप नौकरी कर सकते हैं, जहां भी चाहे आप बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों में आपसे वो आपकी फ्रीडम छीन ली जाएगी। जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो 25 मार्च से जो है बहुत ही भयंकर सॉरी 25 मार्च से जो है बहुत ही भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था। उस केस में क्या था, लॉकडाउन के केस में आपकी फ्रीडम छीन ली गई थी, है ना। लॉकडाउन के केस में आपकी फ्रीडम छीन ली गई थी, है ना। कोविड-19 जब आया था, एक्सट्रीम कंडीशन, जो कोविड-19 चल रहा है आपका, कोविड-19 इसमें क्या है, ये आपका पैंडेमिक है, इट्स एन एपिडेमिक, है ना, इट्स अ पैंडेमिक एपिडेमिक। इसमें क्या है, आपकी फ्रीडम जो है, योर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड। आपकी फ्रीडम जो है क्या कर दी गई है, रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आपकी फ्रीडम को जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है, मतलब आपकी फ्रीडम को है एक सीमित दायरे में बांध दी गई है कि क्योंकि ये एपिडेमिक आया हुआ है, ये पैंडेमिक आया हुआ है, तो इससे क्या होगा, लोगों को और क्षति ही होगी, लोगों की जान जा सकती है। तो इसलिए जो है क्या हुआ कि इसमें जो है आपकी जो है फ्रीडम जो है उसे छीन ली गई थी कि नहीं, आप जो है पूरे 2 महीने कहीं भी घर से नहीं निकल सकते हैं, बाहर नहीं आ जा सकते हैं, तो ये आपसे छीन ली गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वॉर हो जाएगा, है ना, अगर कर्फ्यू लग जाता है किसी स्टेट में कर्फ्यू लग जाता है, किसी स्टेट में, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो फ्रीडम है वो छीन ली जाती है ना। अगर धारा सेक्शन 144 लग जाता है तो आपकी जो क्या होता है, आपकी जो फ्रीडम है वो छीन ली जाती है। तो कुछ केसेस को छोड़ के जहां पे नेशनल इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल अगर नेशनल इमरजेंसी है तो वहां पे भी आपकी जो है आपदा आ गई है कहीं पे, है ना, नेशनल इमरजेंसी आपदा आ गई है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, बहुत ज्यादा क्षति हो गई, तो उन सब केसेस में जो है आपकी फ्रीडम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, उसे एक सीमित दायरे में बांध दिया जाता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपके पास पूरी फ्रीडम है। अब जो है, पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास ये फ्रीडम नहीं हुआ करता था, लेकिन सेक्शन 370, है ना, और को हटा के जो है सरकार ने ये भी खत्म कर दिया है। ये जो है हमारे बीजेपी की सरकार की बहुत पहले से ये एजेंडा थी, जब से कि अटल जी थे सरकार में, तभी से उनका ये था कि अगर पूरे देश में, है ना, अगर पूरे देश में जो है एक कानून लागू हो सकता है, अगर पूरे देश में एक कानून लागू हो सकता है तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है। तो आर्टिकल 370 को हटाया गया वहां से, क्योंकि ये क्या करता था, स्पेशल स्टेटस देता था ये जम्मू कश्मीर को, मतलब जो चीजें भारत में लागू होती हैं वो चीजें जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती थी। आर्टिकल 370 बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू था, अब तो नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू था। इसके ऊपर अगर मैं आपको क्लास दूंगा तो मुझे करीब कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए आपको इसके बताने के लिए कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी, राजा जय सिंह से शुरू हुई थी, है ना, राजा जय सिंह से शुरू हुई थी, और यहाँ से जो इसकी हिस्ट्री शुरू हुई है, तो मुझे आपको ये बताने के लिए कि इसका असली में ये रूप क्या था, किस तरह से ये ढला हुआ था, और इसके किन किन कारणों से जम्मू कश्मीर जो अलग रखा गया था, तो ये मुझे आपको बताने के करीब मुझे 1.5 घंटा लगेगा। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि ये ज्ञान का चीज है, आपको जाननी बहुत जरूरी है ना, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है।
अब देखिए, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी कामकाज, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज आप किसी भी स्टेट में भारत के कर सकते हैं। लोग बिहार के आप लोग देखेंगे कि इंडिया के हर एक स्टेट में 2800 स्टेट में है और 9 यूनियन टेरिटरी, सभी जगह आपको जो है भारत के सभी जगह जो है आपको भारत के लोग मिलेंगे, है ना। सभी जगह जो है आपको भारत के लोग मिल जाएंगे, है ना। और आप विदेशों में भी जाएंगे, फॉरेन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में भारतीय मिलेंगे। और इंडिया में जो आपको हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरीज में बिहारीज मिल जाएंगे, आपको हर एक जगह जो है आपको बिहारीज मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार में रोजगार का कोई पलायन नहीं है, यहाँ पे रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। The Constitution may also impose restrictions on the above rights. The government can restrict the freedom in the interest of the independence, sovereignty and integrity of the country, है ना। और इन सभी चीजों में जो है अगर कोई चीज अगर देश पे आंच आने लगे तो आपकी जो है फ्रीडम जो है वो छीन ली जा सकती है ना। अगर देश पे आंच नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में जो है हमारा देश बना रहना चाहिए। अगर हमारा देश बना है तो फिर हम सब बने, अगर हमारा देश ही नहीं बना रहेगा तो फिर हम सब कैसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक जो है चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन, है ना। आपकी जो है आपका गलत दुरुपयोग ना किया जा सके। पीपल हु आर पुअर एंड हु आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड बाय अदर्स। अगर मान लीजिए आप लोगों को आपको जो राइट्स मिला हुआ है, जो फ्रीडम मिला हुआ है, आपकी उसके बारे में ही पता नहीं है ना। कई जैसे बच्चों को पता नहीं होता है कि 14 साल तक जो है उनके माँ बाप को उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, वो जिस तरह से दे पाए। अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो वो वहीं पढ़ाए, अगर वो प्राइवेट पढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो उन्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें एजुकेशन देना, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं रहता है ना। इसका इम्पोज कौन करेगा, इसको लागू कौन करेगा? ये काम सरकारी यंत्रों का होता है जो वो ठीक से नहीं करते, है ना। तो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता, वो बच्चे हैं, वो नादान हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि जो है उनका ये हक है कि वो 14 साल तक एजुकेशन ले सकें, कम से कम 14 साल तक तो एजुकेशन ले सकें। दूसरा, दे आर नॉट पेड द रिक्वायर्ड वेजेस टू। अगर कोई महिला है और अगर कोई पुरुष है, अगर कोई मैन है ना, मान लीजिए ये आदमी है और मान लीजिए ये महिला है, वुमेन है, तो अगर दोनों ने एक ही काम किया, सेम वर्क किया है, दोनों ने सेम वर्क किया है, इसने भी सेम वर्क किया है, इस दोनों ने क्या किया है, सेम काम किया है, तो इसको कितना मिलेगा? इसको जो वेज है रुपीज मान लीजिए 100 मिलता है और इसको जो है रुपीज 60 ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये महिला है तो हम इसे कमजोर समझते हैं, ये पुरुष है तो हम ये समझते हैं इनके पास अलग अलग 2-4 सींगें लगी हुई हैं, ये जो है ट्रैक्टर को अकेले हिला देंगे, ऐसा समझ में आता है। और महिलाएं जो है नहीं कुछ कर सकती हैं, ये जो क्योंकि महिला है, क्योंकि ये जन्म से ही महिला है तो मतलब जन्म से ही कमजोर है, ऐसा ये मानते हैं ये लोग जिनकी मानसिकता, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि अगर कोई दो अलग अलग व्यक्ति भी हैं, अलग अलग जेंडर के लोग भी हैं, अगर बराबरी का काम करते हैं तो उन्हें जो है, इन्हें भी जो है क्या मिलना चाहिए? इनके बराबरी ₹100 सेम पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। द राइट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू वर्क अगेंस्ट देयर विशेस। अगर किसी को कोई काम करने का मन नहीं है, मान लीजिए एक पर्सन है ना, एक पर्सन एक्स है, इसे कोई काम है, कोई वर्क है वाई, इसे ये करने का मन नहीं है, इसे ये करने का मन नहीं है, तो आप इसे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुमको करना ही होगा, है ना। आप इसे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तुमको ये काम करना ही होगा, है ना। चलिए, चाइल्ड लेबर मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, है ना। चाइल्ड लेबर इसका मतलब है कोई भी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप हैजार्ड्स प्लेस में, आप क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज में, है ना, नाला साफ करने में, कीचड़ साफ करने में, रोड बनाने में जो है आप इन बच्चों को जो है नहीं लगा सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसका मतलब है कि आप कई सारे आप दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर वो लोग लिख के रखते हैं चाइल्ड लेबर फ्री शॉप, मतलब यहाँ पे जो है बच्चों को काम पे नहीं रखा जाता है, ठीक है।
फिर चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग मतलब देह व्यापार में जो है कई से क्या होता है, कई सारे आप जैसे देखे होंगे कि अगर आप हरियाणा वगैरह चले जाएंगे तो झारखंड से, बिहार से, यहाँ से जो है लड़कियों को, महिलाओं को ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी शादी की जाती है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। एक शादी की गई, फिर कुछ दिन तक वो व्यक्ति रखता है, फिर उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है किसी और व्यक्ति से, फिर वो व्यक्ति उन्हें बेच के किसी और तीसरे को बेच देता है, फिर तीसरी बार उनकी शादी होती है, फिर वो चौथे को बेच देता है। तो क्या मल्टीपल टाइम्स ना उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, महिलाओं का, लड़कियों का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी जो है ना उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये होता है, तो इन सभी चीज़ों को रोकना है ना, महिलाओं को देह व्यापार में भेज दिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों को जो रोकना है। एंड यूजिंग चिल्ड्रन एज बेगर्स, और मुंबई में जाएंगे तो क्या करते हैं लोग, अच्छे अच्छे बच्चों को जो है चुरा के लाते हैं, उनका हाथ पैर काट देते हैं, किसी का आंख निकाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं उन्हें उनसे भीख मंगवाते हैं, उनसे जबरन भीख मंगवाते हैं। उनको एक जबरन टारगेट दिया जाता है कि आज तुम्हें कम से कम 500 रुपए तो ला के देना ही है, और अगर वो ये 500 रुपए ला के नहीं देते हैं तो फिर क्या किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको बहुत प्रताड़ना दी जाती है, उनको खाना नहीं दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को जो है हमारा संविधान कहता है कि इन सभी चीज़ों को हमें रोकना है, और इसके लिए ये नेता लोग की बस की बात नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, ये हमारे और आपके ऐसे लोगों को साथ में मिलके करना है ना। So children and beggars are prohibited by rights against exploitation. The Constitution prohibits trafficking of human being, है ना, और Constitution जो हमारा संविधान पूरी तरह से देह व्यापार के विरोध है, उसे है ना, उसे रोकने के लिए ये हर संभव इसने पावर्स दिए हुए हैं नेताओं को, हमारे पुलिस फोर्स को, हमारे जवान्स को, है ना। बेगर वॉज प्रैक्टिस इन द पास्ट, है ना, जो है भीख मंगवाया जाता था। इट वॉज अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर इन विच लेबर फोर्स्ड people to work without wages to repay loans. This practice no longer exists and is considered a crime and a punishable offense. ऐसा ये किताब में लिखा हुआ है कि अब भीख नहीं मंगवाया जाता है, लेकिन ये सरासर सही नहीं है। अभी भी जो है आप अगर बड़े शहरों में चले जाएंगे, आप पटना ही आ जाइए तो आपको दिखेगा, कई सारे बच्चे आपको दिखेंगे रोड पे जो है बेचारे भीख मांग रहे हैं, कई सारी महिलाएं हैं, कई सारी महिला तो बच्चा को गोद में लिए हुए भी भीख मांगते रहती है कि लोगों को जो है थोड़ा उन पे सहानुभूति आ जाए, उन पे जो है थोड़ा सिंपैथी आ जाए और वो उन्हें पैसा दे दे। जबकि ये बहुत बड़ा गिरोह है ना, ये गिरोह महीनों का करोड़ों कमाते हैं, ये बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा रैकेट है जो चलता आ रहा है, और ये महीनों का करोड़ों रुपए कमाते हैं। कलेक्शन उनकी महीनों की करोड़ों रुपए होती है ना, महीनों की उनकी कलेक्शन करोड़ों रुपए होती हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आपको जो रिलीजन अच्छा लगे, आपको जो धर्म अच्छा लगे, आप वो धर्म अपना सकते हैं, वो धर्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि हिंदुइज्म ही अच्छा है या मुस्लिम्स मतलब ही अच्छा है, मतलब गीता ही अच्छा है या फिर कुरान ही अच्छा है, प्रॉफिट मोहम्मद ही ने जो कहा है वही सही है, या फिर गीता में या फिर रामायण में श्री कृष्ण ने जो कहा है या फिर राम ने जो कहा है वही सही है, या फिर क्रिश्चियनिटी में क्या बोलते हैं आपको, जो क्रिश्चियनिटी में जो हमारे जीसस हैं, लॉर्ड जीसस, उन्होंने जो कहा है वो सही है, या फिर सिखिज्म में जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो कहा है वो सही है। नहीं, सब ने एक ही बात कही है, हर एक धर्म एक ही चीज कहता है। ये हम लोग हैं, ये हमारे ऐसे उडंड लोग हैं जो इस चीजों को जो है गलत कह के जो है गलत चीजों को सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे फैलाते हैं, है ना, धर्म विरोधी चीज फैलाते हैं ना। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हर धर्म एक ही चीज कहता है, हर धर्म शांति के बारे में बात करता है, हर धर्म प्यार के बारे में बात करता है, हर धर्म इंसानियत के बारे में बात करता है, हर धर्म आत्मीयता के बारे में बात करता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो आप बिल्कुल ही फ्री हैं कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, आप बिल्कुल अपना सकते। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन, मतलब भारत में किसी भी स्टेट का, मान लीजिए स्टेट बिहार हो गया आपका, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, किसी का अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है। अगर बिहार बोल दे कि नहीं हम सिर्फ मुस्लिम्स को मानते हैं, झारखंड बोल दे कि नहीं हम सिर्फ हिंदू को मानते हैं, एमपी बोल दे कि नहीं हम सिर्फ क्रिश्चियंस को मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेट जो है सिर्फ एक ही धर्म को नहीं मानता है ना। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग हर स्टेट में रह सकते हैं, अपना पलायन कर सकते हैं, अपनी समृद्धि के बारे में सोच सकते हैं, और अगर अपनी समृद्धि के बारे में सोचेंगे तो देश की समृद्धि के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना। सो ऑल्दो पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, एवरीवन इन इंडिया इज फ्री टू प्रैक्टिस, डिक्लेयर एंड प्रीच द रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, है ना। आपको पूरा हक है कि आप अपने तरीके से अपने जो रिलीजन आप चाहें उस रिलीजन का आप
क्या कर सकते हैं, उस रिलीजन को आप मान सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आपके घर में अगर कोई एक रिलीजन मान रहा है तो आप दूसरा रिलीजन नहीं मान सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये आपको पूरी तरह से हक दिया गया है, आपको जो रिलीजन अच्छा लगे आप वो रिलीजन मान सकते हैं। द रिलीजन ग्रुप्स ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू ओन देयर ओन प्रॉपर्टी। और आपका जो रिलीजन ग्रुप होगा, जो आपके रिलीजन में जो लोग जुड़े होंगे, वो अपना चाहे तो अपना मंदिर बना सकते हैं, अपना मस्जिद बना सकते हैं, अपना गुरुद्वारा बना सकते हैं, अपना चर्चेस बना सकते हैं, एंड सेट अप देयर ओन एजुकेशनल कंस्ट्रक्शन। और अपना एजुकेशनल कंस्ट्रक्शन भी बना, आपने देखा होगा कई सारे क्रिश्चियन लोगों के मिशनरीज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, डिप्लोमा कोर्सेज के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। बीइंग अ लार्ज कंट्री देयर इज डाइवर्सिटी इन द कल्चर, है ना, हमारे कंट्री को क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज द ओनली कंट्री विद सो मच ऑफ डाइवर्स पीपल एंड स्टिल यूनाइटेड। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और फिर भी भारत जो है चल रहा है, एक साथ एकत्रित होकर चल रहा है। बोलते हैं हम लोग यूनिटी इज, देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब एकता में ही बल है, एकता में ही बल है, तो वो उसका नाम भारत है ना। ऑल कल्चरल ग्रुप्स हैव द फ्रीडम टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। और हर एक कल्चर को, चाहे वो कोई भी कल्चर हो, चाहे वो मान लीजिए बिहार में अगर बात करें तो मैथिली कल्चर हो, वहाँ पे आप गया में जाएंगे तो कोई और कल्चर होगा, आप अगर आप अगर खगड़िया के साइड चले जाएं और थोड़ा बंगाल से सटे हुए चीज़ों को चले जाएं, पूर्णिया के साइड चले जाएं, तो वहाँ कोई और कल्चर होगा। तो हर एक जगह को, हर एक प्रांत को पूरा हक है कि अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपने इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसे जो है बचा के रख सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले कि किस तरह से हम आगे बढ़े हैं। साल दर साल हम लोग किस तरह से जो है आगे बढ़ते चले। अब हम लास्ट पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द राइट एम्पावर्स द सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिनायल ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी ने भी, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो भी ये कोशिश करे कि आपसे ये 6 फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाए, या इनमें से कोई भी एक फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाए, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कोर्ट की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। चाहे वो आपके हाई कोर्ट्स हो आपके स्टेट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, आप वहां पे प्रस्थान कर सकते हैं और उनके खिलाफ जो है याचिका दर्ज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, in case of imprisonment, the citizen can ask the court to see if it is according to the provision of the law of the country। अगर किसी को जेल होती है तो वो सिटीजन का हक है वो उसे बोल सके कि अगर मुझे जो ये जेल हुई है किस बिना पे जेल हुई है, ये उसका पूरा हक है जानने का, हाँ, कि वो उसे किस बिना पे जेल डाला गया है, किस केस में जेल डाला गया है, क्या क्या उसमें सिद्ध हुआ, ये सब उसका पूरा हक है। इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट इट इज नॉट द पर्सन विल हैव टू बी फ्री। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, या इसके साथ कुछ गलत हुआ है जिसके कारण जो है इसे पकड़ लिया गया है ना, या फिर कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई जिसके कारण जो इसे फंसाया जा रहा है, तो उस केस में जो है कोर्ट जो है उस व्यक्ति को पूरी तरह से फ्री कर देता है। द कोर्ट कैन इशू वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स, रिटन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, है ना। रिट्स बहुत सारे होते हैं, हैबेस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, बहुत सारे रिट्स होता है, जो आपको अभी इसमें नहीं जानना है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। ये सब जो है कोर्ट्स के पास राइट्स होते हैं, रिटर्न राइट्स होते हैं, रिटर्न लॉ, रिटर्न काइंड ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, जो अगर कोर्ट देगी तो उसे पालन करना होता है। When a nation or a state is in emergency, the right is suspended। और जब भी इस कंट्री में इमरजेंसी लागू हो जाए, जैसे 1975 में जो हुआ था, आई थिंक इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो हुआ था, है ना, जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तो फिर उस समय सबके राइट्स छीन लिए गए थे। अगर इमरजेंसी इस देश में लागू होती है, मतलब देश खतरे में है, तो फिर क्या होता है, आपके सभी राइट्स हैं जो है वो छीन लिए जाते हैं। सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट्स कब जाएंगे, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी योर फंडामेंटल राइट्स जो है आपके वो नहीं रहते हैं। जब तक इमरजेंसी रहता है, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी योर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी योर फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं जो राइट्स आर सस्पेंडेड। उसे सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जब तक इमरजेंसी है तब तक जो है आप उसका फायदा
नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद जो है फिर से इमरजेंसी खत्म होने के बाद जो है जीवन उसी तरह से सामान्य रूप से चलता रहेगा और आपके राइट्स जो है कोई नहीं छीन सकता है। ये लिखित में है, ये राइट्स चाहे तो ईश्वर भी आपसे नहीं छीन सकते हैं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ये राइट्स आपसे छीनने के लिए, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा जो रिटन ऑर्डर्स जो है कोर्ट के वो क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, है ना, इन सब के बारे में बताऊंगा। और हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे और इस प्रकार जो है आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो एसएसटी में भी हमने आपके क्लासेस के जो है करीब 3 से 4 चैप्टर इसमें भी कवर कर दिया है ना। क्योंकि अब सीबीएसई के द्वारा जो आपकी जो न्यू सिलेबस आई है उसमें ओनली हाफ ऑफ द कोर्स ही है, सिर्फ आधा कोर्स ही पढ़ना है, तो काफ़ी कोर्स रिड्यूस हो चुका है। तो उसके मुताबिक जो है हमने ऑलमोस्ट 30 to 40% कोर्स जो है हमने पढ़ लिया है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप फिर से ध्यान से जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ, मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसे ठीक से पढ़ें। आज तक मुझे कोई भी क्वेरीज नहीं आती है, कोई भी कुछ पूछता नहीं है, तो इसका मतलब यही मुझे पता चलता है कि कोई पढ़ नहीं रहा है। लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, मेरी आपसे यही विनती है कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जब आप पढ़ेंगे तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा, तभी आप अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका परिवार शिक्षित होगा और इस तरह से जो पूरा देश शिक्षित होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप ठीक से पढ़ें और कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल के 24/7 नंबर पे आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। So thank you so much for today and thank you so much for listening to my online classes, to all the students and all the guardians of Pride India Central School and all the students worldwide and all the students वर्ल्ड पूरे देश में सभी बच्चों को, ठीक है, इतना प्यार हमें दिखाने के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये समय है अच्छे से पढ़िए। और जो है स्कूलें जो है 28 तारीख से अब खुलने वाली है, यही 28 सितंबर से, तो ठीक से पढ़िए इसे। So I am Engineer Kumar Harshvardhan and I have been taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdhan, Khagaria, Meh School, and the chapter was Constitution of India. So thank you so much. Have a great day ahead.